और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हो और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे, जनरल साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन बॉडी, और उसमें हम टॉपिक कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कल हमने ब्लड स्टार्ट किया था और उसमें हमने आरबीसी का कुछ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और कुछ उसमें बचा हुआ है। डिस्कस करते हैं। तो कल मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आरबीसी की आउटर सरफेस पर, बाहरी सतह पर एक एंटीजन अवेलेबल होता है जिससे ब्लड ग्रुप का डिसाइडेशन होता है, यानी रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। अब इसी के साथ साथ एक और एंटीजन होता है जो अगर अवेलेबल है तो वह ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है और अगर नहीं है तो वह ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाता है, और उस एंटीजन का नाम था आरएच एंटीजन। खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर और वीनर ने रिसस मकाका नामक बंदर में की थी। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा यही रहेगा, ब्लड यानी रक्त। अब अगर इसमें हम बात करें तो आरबीसी हमारा पॉइंट चल रहा था एग्जैक्ट, और अगर इसी को हम नेक्स्ट आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो इसमें आज हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर कैसे होता है। तो सबसे पहले ओ ब्लड ग्रुप है जो ए को ब्लड दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। ब्लड ग्रुप है हमारा ओ, इन सभी को दे सकता है, लेकिन सेकंड कंडीशन कि ब्लड ग्रुप है ए बी, तो यह सभी से ब्लड ले सकता है, यानी यूनिवर्सल रिसीवर है। ए से बी से, ए बी से और ओ से। तो यह कहलाता है यूनिवर्सल डोनर या सार्वत्रिक दाता, और ये कहलाता है यूनिवर्सल रिसीवर या सार्वत्रिक ग्राही, यानी ग्रहण करने वाला। अब ये बात अभी तक हमने की है कि ये ब्लड ग्रुप्स ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बिहाफ पर जो डिसाइडेशन होता है उसमें होता क्या है कि जो पॉजिटिव होता है वो सिर्फ पॉजिटिव को ही ब्लड डोनेट कर सकता है, बट जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ब्लड डोनेट कर सकता है। कुछ एक पॉइंट्स हैं, लिख लेते हैं हम सारे कि ओ नेगेटिव सार्वत्रिक दाता होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि अभी इसमें था हमारा ओ नेगेटिव और ये ए बी पॉजिटिव। अगर यूनिवर्सल की बात करें, ए बी पॉजिटिव सार्वत्रिक ग्राही यानी यूनिवर्सल रिसीवर होता है। अब ऐसा हुआ क्यों है? तो जो आर एच पॉजिटिव, मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, बट नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कर सकता है, यानी आर एच पॉजिटिव सिर्फ आर एच पॉजिटिव को ब्लड देगा और आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव दोनों को ब्लड देगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि आर एच पॉजिटिव
केवल RH पॉजिटिव को रक्त दे सकता है। सेकंड पॉइंट है RH नेगेटिव दोनों RH पॉजिटिव व RH नेगेटिव को रक्त दे सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो इसमें जैसे हमने ले लिया O पॉजिटिव ब्लड डोनेट करेगा O नेगेटिव, A नेगेटिव ब्लड डोनेट करेगा A पॉजिटिव, AB पॉजिटिव ब्लड डोनेट करे AB पॉजिटिव को। तो इन तीनों कंडीशन में हमने ये 2 पॉइंट लिखे हैं, इनके अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता, यानी ये इनकरेक्ट होगा। नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, ये करेक्ट है। पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकता है और नेगेटिव नेगेटिव को दे सकता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें इनहेरिटेंस की या वंशानुगति की, तो पॉजिटिव या नेगेटिव जो RH एंटीजन है वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होता है, तो हेडिंग डालिए इनहेरिटेंस या वंशानुगति, और इसमें लिखिए माता पिता संतान। अगर माता का ब्लड पॉजिटिव है, पिता का भी पॉजिटिव, तो बच्चे का पॉजिटिव होगा। माता का नेगेटिव, पिता का नेगेटिव, तो बच्चे का भी नेगेटिव होगा। अगर माता का पॉजिटिव पिता का नेगेटिव, या माता का नेगेटिव पिता का पॉजिटिव, अगर ये दोनों कंडीशन हैं तो दोनों में पॉजिटिव आने की सबसे अधिक संभावना होगी। इनकी अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अगर माता पिता का नेगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। बट अगर दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी कि एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी, यानी सबसे अधिक संभावना होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आरबीसी हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लड में WBC व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं या ल्यूकोसाइट। अब अगर इसमें बात करें तो सामान्य संख्या कितनी होती है WBC की, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज द नॉर्मल काउंट ऑफ WBC इन ब्लड। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इनकी सामान्य संख्या 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड होती है। अभी अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें इसमें, तो सेकेंड पॉइंट में कि
डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी कब होगी, वृद्धि कब होगी, और उन एग्जैक्ट कंडीशंस को यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालिए, डब्ल्यूबीसी की संख्या में असामान्य यानी एबनॉर्मल वृद्धि। अब इस एग्जैक्ट कंडीशन को कहते क्या है, तो इसे एक तो ल्यूकेमिया कहते हैं, एक नाम होगा इसका ल्यूकेमिया, या दूसरा नाम ल्यूकोसाइटोसिस, या तो इसे ल्यूकेमिया कहेंगे या ल्यूकोसाइटोसिस। अब अगर ल्यूकोसाइटोसिस में हम देखें तो ल्यूको का मीनिंग तो हमें पता चल रहा है ल्यूकोसाइट से रिलेट कर रहा है, तो डब्ल्यूबीसी। लेकिन अगर साइटोसिस का हम मीनिंग देखें तो साइटोसिस कहीं भी लिखा हो एक ही मीनिंग आएगा, वृद्धि होना। मीनिंग होगा वृद्धि होना या इंक्रीमेंट। अब होता कब है, तो इनका काउंटिंग में, इनकी संख्या में जो वृद्धि हुई है वो जीवाणु संक्रमण यानी बैक्टीरियल इंफेक्शन में होती है, एलर्जी में होती है, और ब्लड कैंसर में इनकी संख्या में वृद्धि होती है। लिख लेते हैं, यह जीवाणु संक्रमण यानी बैक्टीरियल इंफेक्शन, कोमा एलर्जी व रक्त कैंसर में होती है। अभी बहुत सी डिजीज ऐसी होती हैं जो करंट अफेयर से रिलेट करती हैं और उनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि एक महान अभिनेता ऋषि कपूर का निधन किस रोग के कारण हुआ, और ऑप्शन में दिया हुआ था ल्यूकेमिया, बट उसे एक्चुअल अगर डिजीज लेके चले तो क्या था, ब्लड कैंसर था। लेकिन हुआ क्यों ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया में ब्लड कैंसर हुआ है, इसीलिए ऑप्शन में ब्लड कैंसर ना देकर ल्यूकेमिया दिया हुआ था। तो ध्यान रखें, ऐसे पॉइंट्स को एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड अगर बात करें हम कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में असामान्य कमी यानी एबनॉर्मल डिक्रीमेंट, यानी कि अब जो नॉर्मल संख्या थी उससे डब्ल्यूबीसी कम हो गई, घट गई है, तो वह कब होती है और एक्चुअल में इस कंडीशन का नाम क्या है, तो लिख लेना इसे ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं। अगेन ल्यूको का मीनिंग डब्ल्यूबीसी और साइटोपिनिया का मीनिंग होता है कमी होना। किसी भी वर्ड के पीछे आप साइटोपिनिया लगा दीजिए, यानी कि उस एग्जैक्ट सेल के नेम के पीछे आपने लगाया तो उस सेल की संख्या में कमी हो गई। जैसे प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्लियर। ऐसे ही अब होगी कब यह कंडीशन, तो यह वायरल इंफेक्शन में होती है, और सेकंड एड्स में भी डब्ल्यूबीसी की कमी होती है। लिख लेते हैं कि यह विषाणु संक्रमण कोमा एड्स में
होती है। क्लियर? कुछ कॉमन पॉइंट्स है हमारे डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड, वो भी लिख लेते हैं यहीं कि डब्ल्यूबीसी का जो आकार है वो अनिश्चित होता है, यानी कि अनफिक्स्ड होता है। इट डज नॉट फिक्स्ड ऑफ द शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी। और इन यह कलरलेस होती है। तो हमने नेम लिखा था ल्यूकोसाइट, तो इसमें ल्यूको वर्ड जो है उसका मीनिंग है कलरलेस, और साइट का मीनिंग होता है कोशिका। लिख लेते हैं ये पॉइंट्स भी। इनका आकार निश्चित होता है। सेकंड पॉइंट है डब्ल्यूबीसी रंगहीन होती हैं, यानी कि कलरलेस होती है, रंगहीन होती हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की टाइप्स की। अभी बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की टाइप की। तो डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है मेनली। अगर नेम की बात करें तो नंबर एक अकणिकीय या ग्रेनुलोसाइट, और दूसरी होती हैं कणिकीय या ग्रेनुलोसाइट। अब नेम से आपको पता चल रहा होगा कणिकीय और अकणिकीय, यानी कि एक में कण यानी पार्टिकल अवेलेबल होते हैं और एक में नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लेना चाहें, ये कोई कोशिका है, बीच में न्यूक्लियस होगा और कोई पार्टिकल अवेलेबल नहीं होंगे। बट अगर बात करें कणिकीय की, तो न्यूक्लियस के साथ इसमें कुछ पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये कलर गेन करते हैं, यानी कि ये स्टेन्ड पार्टिकल्स होते हैं, रंग ग्रहण करते हैं। तो लिख लेते हैं इसमें यह पॉइंट भी कि ये अभिरंजित कण कहलाते हैं या स्टेन्ड पार्टिकल। लेकिन अगर बात करें कि अकणिकीय और कणिकीय जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, ये भी फर्दर डिवाइड हो जाती हैं अलग अलग टाइप्स में। तो अकणिकीय डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लेकिन अगर बात करें कणिकीय डब्ल्यूबीसी की, तो ये तीन प्रकार की होंगी। नंबर एक इयोसिनोफिल, नंबर दो बेसोफिल, और नंबर तीन न्यूट्रोफिल। अभी सिर्फ हमने टाइप्स लिखी हैं, हर एक टाइप को डिटेल से पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर एग्जैक्टली टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अग्रेनुलोसाइट या अकणिकीय डब्ल्यूबीसी, और उसमें भी सबसे पहले लिम्फोसाइट। तो
हेडिंग डालिए लिम्फोसाइट। अब अगर इस डब्ल्यूबीसी की बात करें तो यह टोटल डब्ल्यूबीसी की संख्या का 20 से 25% होती है। और अगेन ये भी दो प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता करती हैं। लिख लेते हैं ये सारे पॉइंट। ये कुल डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% होती हैं। सेकेंड पॉइंट है, ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक, टी लिम्फोसाइट और सेकंड है बी लिम्फोसाइट। अब जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है, ये एंटीबॉडी की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। हमारे शरीर में एंटीबॉडी जो बनती हैं, ये एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता करती हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो इनका जो साइज है वो छोटा होता है और इनका जो न्यूक्लियस होगा वो बड़ा होगा। ये आकार में छोटी होती हैं तथा इनका केंद्रक बड़ा होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो इनकी संख्या में वृद्धि, जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको ये रोकने का काम करती है अपनी संख्या में वृद्धि करके। तो लिख लेते हैं कि कैंसर सेल्स की वृद्धि को रोकती हैं और ये अगतिशील होती हैं, यानी कि इनकी मूवमेंट नहीं होती, ये जहां अवेलेबल होती हैं वही रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये अगतिशील होती हैं। क्लियर। तो यह थी हमारी लिम्फोसाइट, उससे इंपोर्ट रिलेटेड हमने जितने भी पॉइंट थे लिख लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट मोनोसाइट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मोनोसाइट। अब अगर मोनोसाइट की बात करें तो यह डब्ल्यूबीसी की संख्या का 2 से 10% होती हैं। सेकंड, ये भक्षकाणु के रूप में कार्य करती हैं, यानी मैक्रोफेज के रूप में। भक्षकाणु क्या होती है कि जो हमने खाना खाया उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल वायरस चले जाते हैं, उन्हें नष्ट करने का काम जो करती हैं वो मोनोसाइट करती हैं, इसलिए इन्हें भक्षकाणु कहा गया है या मैक्रोफेज। और ये साइज में बड़े आकार की होती है और इनका न्यूक्लियस छोटा होता है आकार में, और उसकी जो शेप होती है न्यूक्लियस की वो किडनी के आकार की होती है। लिख लेते हैं ये कुल डब्ल्यूबीसी का 2 से 10% होती हैं। सेकंड पॉइंट है कि ये आकार में बड़ी होती हैं और इनका केंद्रक
ये आकार में बड़ी होती हैं, इनका केंद्रक यानी न्यूक्लियस किडनी के आकार का होता है, किडनी के आकार का होता है। नेक्स्ट अगर बात करें पॉइंट की कि ये भक्षकाणु के रूप में कार्य करती हैं, यानी कि दे वर्क्स एज एन मैक्रोफेज, ये रूप में कार्य करती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनकी जो संख्या है वो गतिशील होती है, यानी कि ये मूवमेंट भी कर पाती हैं। ये गतिशील होती हैं। और मैक्रोफेज का मैंने बताया कि बाहर से जो भी एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर करते हैं उन्हें मारने या खाने का काम करने वाली कोशिकाओं को भक्षकाणु या मैक्रोफेज कहते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दोबारा रिपीट कर देते हैं कि डब्ल्यूबीसी की संख्या का 2 से 10% होती है, आकार में बड़ी होंगी और गतिशील होती हैं। दूसरा, इनका केंद्रक किडनी के आकार का होता है और ये मैक्रोफेज यानी भक्षकाणु के रूप में कार्य करती हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, ग्रेनुलोसाइट यानी अकणिकीय डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की थी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, दोनों हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी ग्रेनुलोसाइट या कणिकीय डब्ल्यूबीसी, और उसमें भी नंबर 1 पार्ट इओसिनोफिल। अब अगर इनकी बात करें तो इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, इनके द्विपालित केंद्रक इनमें पाया जाता है। और उसमें पार्टिकल्स मैंने बताया था कि ये कणिकीय डब्ल्यूबीसी है तो इनमें पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे जो अभिरंजित होते हैं यानी स्टेन्ड होते हैं, और इसमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस अवेलेबल होता है। तो जो एग्जैक्ट पॉइंट होंगे इनमें द्विपालित यानी बाइलोब्ड केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि एलर्जी में इनकी संख्या बढ़ जाती है, और ये एलर्जी में इनकी संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बात करें तो नेम है इओसिनोफिल, और ये इओसिन से अभिरंजित होती हैं, यानी कि स्टेन्ड किससे होंगी? इओसिन से। ये इओसिन जो नेचर में अम्लीय होगा यानी एसिडिक से अभिरंजित यानी स्टेन्ड होती हैं। क्लियर? तो ये था हमारा इओसिनोफिल। बाइलोब न्यूक्लियस होगा, एलर्जी में इनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो इनकी संख्या वो बढ़ जाएगी। और इओसिन जो एक केमिकल सब्सटेंस है, एसिडिक नेचर का होता है,
उसमें वो अगर हम डालते हैं चेक करने के लिए इयोसिनोफिल की अवेलेबिलिटी, तो ये इनसे स्टेन्ड यानी कि इनमें कलर आएगा किससे, इयोसिन सब्सटेंस से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं, हेडिंग डालिए बेसोफिल। अब अगर बेसोफिल की बात करें तो इनमें ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस अवेलेबल होता है, इनकी त्रिपालित केंद्रक पाया जाता है। और अगेन इसमें भी पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे क्योंकि यह भी एक कणिकीय डब्ल्यूबीसी का भाग है और ये पार्टिकल्स अभिरंजित होते हैं। तो जैसा कि हमने पहली वाली इयोसिनोफिल में देखा कि वह अम्लीय प्रकृति के सब्सटेंस से अभिरंजित यानी स्टेन्ड हो रही थी, लेकिन अगर हम इसकी बात करें बेसोफिल की, तो नेम से पता चल रहा है कि ये बेस यानी कि क्षार से अभिरंजित होंगी। तो पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले कि इनमें त्रिपालित यानी ट्राइलोब्ड केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है। सेकंड अगर बात करें कि ये हिस्टामिन और सीरोटोनिन के स्त्रवण में सहायक होती हैं। ये हिस्टामिन व सीरोटोनिन के स्त्रवण में सहायक। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये स्टेन्ड किससे होंगी, अभिरंजित किससे होंगी, इनकी इनमें कलर किससे आएगा, तो मिथाइलिन ब्लू से। तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है यानी बेसिक से अभिरंजित होती हैं। उम्मीद करता हूं बेसोफिल भी समझ में आया होगा। रिपीट कर देते हैं, इनमें ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस होगा, हिस्टामिन और सेरोटोनिन के स्त्रवण में ये सहायक होती है यानी सीक्रेशन में, और मिथाइलिन ब्लू जो बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, उससे ये स्टेन्ड यानी कि अभिरंजित होती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं न्यूट्रोफिल, थर्ड टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी यानी कि कणिकीय डब्ल्यूबीसी का तीसरा पार्ट न्यूट्रोफिल। अभी इसके नेम से पता चल रहा है कि ये अभिरंजित किससे होंगी, यानी कि ये न्यूट्रल होगा, ना तो एसिड और ना बेस। आप शायद ऐसा सोच रहे हैं परंतु ऐसा नहीं है। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इनमें 5 या 5 से अधिक पालित केंद्रक पाया जाता है। और पार्टिकल्स तो ऑब्वियसली अवेलेबल रहेंगे क्योंकि ये कणिकीय डब्ल्यूबीसी का भाग है। तो अगर पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि इनमें 5 पालित यानी 5 लोब्ड केंद्रक पाया जाता है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट कि ये अम्ल तथा क्षार
यानी एसिड एंड बेस दोनों से अभिरंजित होती हैं, दोनों से अभिरंजित होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी जीवाणु संक्रमण में इनकी संख्या बढ़ जाती है। में इनकी संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये भी भक्षकाणु यानी मैक्रोफेज के रूप में कार्य करती हैं। भक्षकाणु मैक्रोफेज मैंने अभी बताया था कि ये भक्षकाणु यानी मैक्रोफेज के रूप में भी कार्य करती है। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट होगा कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है, फॉर्मेशन कहां होती है। तो हमें एक चीज तो कॉमनली याद रखनी है कि ब्लड के पार्ट हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो इनकी फॉर्मेशन अस्थि मज्जा, बोन मैरो में तो होती ही होती है, बट डब्ल्यूबीसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद करना होगा। हेडिंग डालिए डब्ल्यूबीसी का निर्माण। अब अगर इसमें भी सबसे पहले बात करें तो लिम्फोसाइट का निर्माण मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। लिखिए कि लिम्फोसाइट का निर्माण लिम्फ ग्रंथियों कोमा पेयर्स पेचेस कोमा थाइमस कोमा अस्थि मज्जा का निर्माण लिम्फ ग्रंथियों कोमा आंतों के पेयर्स पेचेस कोमा थाइमस ग्रंथि कोमा अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन नहीं होती, लिम्फ नोड्स में भी होती, जिसे हमने लिम्फ ग्रंथियां कहा है। आंतों में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम पेयर्स पेचेस कहते हैं, वहां भी इसकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है थाइमस ग्रंथि में भी होती है और अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में भी होती है। लेकिन नेक्स्ट अगर बात करें मोनोसाइट व कणिकीय डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। यानी कि सिर्फ लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में न होकर बाकी ऑर्गन्स में भी होता है, बट मोनोसाइट और कणिकीय यानी ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी का निर्माण सिर्फ अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इनके लाइफ साइकिल यानी जीवन काल की। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो हेडिंग डालिए डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। अब अगर जीवन काल यानी लाइफ साइकिल की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का अगर कॉमनली क्वेश्चन पूछा हमसे कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है तो 7 से 10 दिन होता है। बट अगर अलग अलग पूछ ले कि लिम्फोसाइट का कितना होता है, मोनोसाइट का कितना होता है या कणिकीय डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, तो सबसे पहले लिखिए इसमें मोनोसाइट, देन लिम्फोसाइट और थर्ड कणिकीय डब्ल्यूबीसी। यानी कि ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। अब अगर इनके जीवन काल की बात करें तो मोनोसाइट का होता है 10 से 20 घंटे, लिम्फोसाइट का होता है कुछ महीनों से कई वर्षों तक। अगर कणिकीय डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इनका होता है 7 से 10 दिन। तो मोनोसाइट के 10 से 20 घंटे, लिम्फोसाइट के कुछ महीनों से कई वर्षों तक और कणिकीय डब्ल्यूबीसी का 7 से 10 दिन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए डब्ल्यूबीसी के कार्य। इनकी फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब अगर हम फंक्शंस की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का कार्य हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना या बढ़ाना है। तो यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को बनाए रखने में सहायता करती है। क्लियर? डब्ल्यूबीसी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आई है, डाउट रह गया है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ब्लड में सॉलिड वाले पार्ट का तीसरा भाग यानी कि प्लेटलेट्स। अब अगर प्लेटलेट्स की हम बात करें तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए एक बार, प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट। सबसे पहले अगर बात करें इसमें तो नॉर्मल या सामान्य संख्या कितनी होती है प्लेटलेट्स की, तो हम सभी ने बहुत बार यह संख्या सुनी है और देखी भी है रिपोर्ट्स में कि इसकी सामान्य संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। लिख लेते हैं, इनकी सामान्य संख्या पर mm³ ऑफ ब्लड होती है, इनकी 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें
कि अगर प्लेटलेट्स की संख्या में असामान्य कमी हो जाए तो लिखिए प्लेटलेट्स की संख्या में असामान्य कमी। तो मैंने अभी आपको डब्ल्यूबीसी में मैंने बताया था कि डब्ल्यूबीसी की असामान्य कमी क्या कहलाती है, तो नेम उसी के बिहाफ पे हो जाता है इसका। तो मैंने आपको बताया था कि जब कमी हो तो वो साइटोपिनिया कहलाता है और प्लेटलेट्स का केमिकल नेम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कि अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो एग्जैक्ट सिचुएशन का नेम होगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। लेकिन कब होती है यह, लिख लीजिए डेंगू रोग में। अभी नेक्स्ट अगर कंडीशन की बात करें कि इनकी संख्या में असामान्य वृद्धि हो जाए, प्लेटलेट्स की संख्या में असामान्य वृद्धि, तो इंक्रीमेंट यानी वृद्धि से रिलेटेड भी मैंने अभी वर्ड बताया था डब्ल्यूबीसी में कि साइटोसिस बोलते हैं उसे। तो कंडीशन का नेम थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइट से रिलेट करेगा, साइटोसिस का मीनिंग मैंने बताया था इंक्रीमेंट या वृद्धि होना। अब अगर ऐसा हो जाए तो एग्जैक्ट कंडीशन क्या होगी हमारी बॉडी में कि हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स जो रक्त नलिकाएं हैं उनमें ब्लड फ्लो कर रहा है। और मैंने आपको जब विटामिन के पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जब हमारे शरीर में ब्लड क्लोटिंग होती है उसमें प्लेटलेट्स भी हेल्प करती हैं। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं कि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती हैं, और जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो ये ज्यादा रिलीज करेंगी और ब्लड वेसल्स में रक्त का थक्का बन जाएगा। लिख लीजिए यह पॉइंट कि रक्त नलिकाओं में रक्त का थक्का बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें कि इनके कार्य क्या हैं, तो ये चोटग्रस्त अंग पर थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। हेडिंग डालिए प्लेटलेट्स के कार्य यानी फंक्शन, और इसमें लिखिए कि चोटग्रस्त अंग पर थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रवण करती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि इनका निर्माण कहां होता है, तो प्लेटलेट्स का निर्माण या फॉर्मेशन अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। यह पॉइंट भी लिख लीजिए। प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। तो प्लेटलेट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमने ब्लड वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कोई पॉइंट कोई टॉपिक ऐसा रह गया जो आपकी समझ में नहीं आया हो,
आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उनकी वीडियोस देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल माइंड स्पार्क जीके एंड साइंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू। जय हिंद।